हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास हमारी सूर्य ताप पर रहेगी और सूर्य ताप से बनने वाले सभी क्वेश्चन मैंने अपनी इस वीडियो में कवर किए हैं। तो आई होप कि आप लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का बनता है, सूर्य की बाह्य परत से निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो हमारा जो सूर्य है, सूर्य की जो बाह्य परत है जिसको हम प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं, इससे निकलने वाले प्रकाश को क्या कहा जाता है, इससे जो ऊर्जा निकलती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है फोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की बाह्य सतह को क्या कहा जाता है। तो सूर्य की बाह्य जो सतह है इसको फोटोस्फीयर कहा जाता है और इसी को प्रकाश मंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की सतह से प्रति इकाई क्षेत्र पर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की बाह्य सतह है जिसको हम एक्सोस्फीयर कहते हैं, तो एक्सोस्फीयर पर सूर्य से एक निश्चित मात्रा में प्रकाश आता है। इस निश्चित मात्रा को ही सौरिक स्थिरांक कहा जाता है, तो ये लेजली में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाला प्रकाश किस प्रकार की तरंगों के रूप में हमारे धरातल तक या पृथ्वी तक पहुंचता है। तो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है ये लघु तरंगों के शॉर्ट वेव्स के रूप में हमारे धरातल तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि सूर्य का निर्माण कितने मंडलों से हुआ है। तो जो सूर्य है, सूर्य का निर्माण 4 मंडलों से हुआ है। 4 प्रमुख परतें हमारे सूर्य में हैं। तो यहाँ पे पहला जो हमारी मंडल आता है उसको हम कहते हैं कोर। सेकंड जो आता है उसको कहते हैं हम फोटोस्फीयर को प्रकाश मंडल भी कहते हैं। थर्ड क्रोमोस्फीयर, और सबसे जो बाहरी मंडल आता है इसको कोरोना कहा जाता है, इसको किरिट भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, कोरोना को किरिट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की बाह्य प्रकाशित सतह क्या कहलाती है। तो सूर्य की जो बाह्य सतह है जहां पे प्रकाश फैला रहता है तो उसको कहा जाता है प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर, इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, फोटोस्फीयर की सतह पर अनगिनत छोटे छोटे प्रकाशित क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। जो फोटोस्फीयर है, इस फोटोस्फीयर की जो सतह है इस पे बहुत सारे छोटे छोटे प्रकाशित क्षेत्र हैं जिनको ग्रेनुल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोस्फीयर की संरचना किन किन गैसों से हुई है। तो फोटोस्फीयर की संरचना 2 प्रमुख गैसों से हुई है जिसको हम हल्की गैसें या जो हमारी गैसें हैं जो अत्यधिक ऊंचाई पर पाई जाती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन का 90% होता है जबकि हीलियम का 10% पाया जाता है फोटोस्फीयर की संरचना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोस्फीयर में विद्यमान ठंडे तथा अंधेरे धब्बों को क्या कहा जाता है। तो फोटोस्फीयर में जो हमारे अंधेरे धब्बे होते हैं जिसका जो सतह का तापमान है वो बहुत कम होता है, शीतल होते हैं, ये शीतल घेरे होते हैं जिनको हम सौर्य कलंक कहते हैं, इन्हीं को सौर्य धब्बे भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोटोस्फीयर में गर्म व प्रकाशित भाग को क्या कहा जाता है। तो जो हमारा फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल है इसमें गर्म और प्रकाशित क्षेत्र पाया जाता है, भाग पाया जाता है, उसको फैकुला कहा जाता है। तो ध्यान रखना, फोटोस्फीयर के अंदर गर्म व प्रकाशित क्षेत्र जो है, भाग है, उसको फैकुला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोस्फीयर के चारों ओर जलती परत को क्या कहा जाता है। तो फोटोस्फीयर जो है, पहली परत हमारी कोर है, कोर के बाद फोटोस्फीयर है और फोटोस्फीयर से बाहरी जो परत है इसको क्रोमोस्फीयर कहा जाता है और सबसे जो बाहरी मंडल है इसको कोरोना या किरीट कहा जाता है। जब सूर्य ग्रहण लगता है ना, तो सूर्य ग्रहण जब लगता है तो ये बाहरी भाग जो है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये बाहरी भाग जो है ये हमें दिखाई देता है जिसको कोरोना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, सौरिक मंडल के सबसे बाहरी मंडल को क्या कहा जाता है। तो यही आ गया है हमारा क्वेश्चन कि सबसे सौरिक वायुमंडल का जो सबसे बाहरी मंडल है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कोरोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फोटोस्फीयर से निकले इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की धारा जो क्रोमोस्फीयर व कोरोना में प्रवाहित होती है इसको क्या कहा जाता है। तो इसको सौर पवन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, सौरिक वायुमंडल में कभी कभी जलती तप्त गैसों का अचानक एवं प्रस्फोट होता है, इसको क्या कहा जाता है। तो इसको सौर ज्वाला कहा जाता है। नेक्स्ट है, सौरिक विकिरण से पृथ्वी की सतह पर प्राप्त ऊर्जा को जो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में होती है
क्या कहा जाता है? तो इसको हम सूर्य ताप कहते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत सूर्य का कौन सा भाग होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत होता है ये आंतरिक भाग होता है। नेक्स्ट है ऊष्मा ऊर्जा के मापन की इकाई क्या है? तो ऊष्मा ऊर्जा के मापन की इकाई लेजली होती है। विकिरण की प्रकृति तथा प्रवाह को नियंत्रित करने वाली मूलभूत नियम बताइए। तो ये दो नियम यहाँ हमारे यहाँ पे आते हैं। पहला आता है वेन का विस्थापन नियम, दूसरा हमारा आता है विकिरण का स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम। तो ये दोनों नियम आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है सूर्य की बाह्य सतह का तापमान कितना होता है? तो जो सूर्य है, सूर्य की सबसे बाह्य सतह है, इसका तापमान 6000 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी निश्चित समय में किसी निश्चित केंद्र से गुजरने वाली सभी विकिरण तरंगों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इनको हम कहते हैं तरंग आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है तरंग आवृत्ति की संख्या किस पर निर्भर करती है? तो तरंग आवृत्ति की जो संख्या है ये तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है। सूर्य ताप की सर्वाधिक मात्रा कहाँ प्राप्त होती है? तो सूर्य का तापमान है ये इसकी सर्वाधिक मात्रा भूमध्य रेखा पर प्राप्त होती है। अगर सबसे कम मात्रा पूछी जाए तो ये हमारी ध्रुवों पर प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दिन रात की अवधि कहाँ पे बराबर होती है? तो दिन रात की अवधि भूमध्य रेखा पर बराबर होती है। तो ये आपको ध्यान रखना, दिन रात कहाँ पे बराबर होते हैं? तो दिन रात भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। साल में 2 बार भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें एकदम से लंबवत होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 23 सितंबर और 21 मार्च के दिन जो है यहाँ पे सूर्य एकदम से लंबवत होता है। और अगर कर्क रेखा और मकर रेखा की बात करें तो कर्क रेखा और मकर रेखा पर 21 जून को और मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य की जो स्थिति होती है ये लंबवत होती है। तो ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ध्रुव पर भूमध्य रेखा का कितना प्रतिशत सूर्यताप प्राप्त होता है? तो ध्रुव पर भूमध्य रेखा का 40% सूर्यताप प्राप्त होता है। ध्रुव पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है और सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी जो होती है ये ध्रुवों की तरफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 जून को सूर्य की स्थिति कहाँ पर होती है? तो 21 जून को सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर होती है। 22 दिसंबर को सूर्य की स्थिति कहाँ पे होती है? तो 22 दिसंबर को सूर्य की स्थिति मकर रेखा पर होती है। तो आपको अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा होगा? तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन हमारा होता है 22 दिसंबर और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर होता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है जबकि सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर होता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है या कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, छोटा 22 दिसंबर को होता है। सूर्य व पृथ्वी के बीच की सबसे ज्यादा दूरी को क्या कहा जाता है? तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी होती है तो इसको अपसोर कहा जाता है। और अपसोर की स्थिति कब होती है? अपसोर की स्थिति होती है 4 जुलाई को। लेकिन देखिए दूरी अधिक है लेकिन जो हमारा सूर्य ताप है वो अत्यधिक प्राप्त होता है क्योंकि हमारे यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में उस समय ग्रीष्म काल चलता है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य व पृथ्वी के बीच की सबसे कम दूरी को क्या कहा जाता है? तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे न्यूनतम होती है तो इसको उपसौर कहा जाता है। और उपसौर की स्थिति जो है ये 3 जनवरी को होती है। मतलब 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत कम होती है, सबसे कम होती है। तो लेकिन हमारे यहाँ पे 3 जनवरी को सर्दी का सीजन चला रहता है, इसलिए हमें जो है ज़्यादा सूर्यताप प्राप्त नहीं हो पाता है, अत्यधिक गर्मी इस दौरान नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर कलंक में एक काला केंद्र क्या कहलाता है? तो सूर्य कलंक जो है इसमें काला केंद्र अम्बरा का कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्बरा के चारों ओर हल्के रंग का प्रदेश क्या कहलाता है? तो जो हमारा अम्बरा है, अम्बरा के चारों तरफ का क्षेत्र जो है ये प्रेनुब्रा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण के जितने भाग को वापस परावर्तित कर दिया जाता है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको एल्बिडो कहा जाता है, इसी को प्रत्यावर्तन गुणांक कहा जाता है या इसी को प्रत्यावर्तिता कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है पृथ्वी का एल्बिडो कितना है। तो पृथ्वी का एल्बिडो जो है ये 35 है। मैंने आपको हीट बजट कराया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको हीट बजट का एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप हीट बजट की मेरी क्लास देख सकते हो, एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी से शून्य एवं वायुमंडल में होने वाला विकिरण क्या कहलाता है। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से जो शून्य में या वायुमंडल में जो हीट रिलीज की जाती है इसको हम दीर्घ तरंग या पार्थिव विकिरण कहते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है ये दीर्घ तरंगों के रूप में जो प्रकाश है उसको छोड़ती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है वायुमंडल द्वारा सूर्य से तथा पृथ्वी से प्राप्त कुल ऊर्जा है। तो हमारा जो वायुमंडल है, हमारा वायुमंडल में सूर्य और पृथ्वी से दोनों से मिलाकर के 48% जो ऊर्जा है वो रिलीज की जाती है। अगर अलग अलग से परसेंटेज भी पूछा जाता है तो 14% सूर्य से और 34% पृथ्वी से होता है जो ऊर्जा है हमारे वायुमंडल में प्राप्त होती है। अगर पूछा जाए कि हमारा वायुमंडल किससे ज़्यादा गर्म होता है तो आपको ध्यान रखना जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी दीर्घ तरंगों के रूप में जो हीट रिलीज करती है, विकिरण छोड़ती है, उससे हमारा वायुमंडल जो है वो अत्यधिक गर्म होता है क्योंकि इसका परसेंटेज 34 होता है, जबकि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का परसेंटेज 14% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल के गर्म व शीतल होने वायुमंडल का गर्म व शीतल होना पृथ्वी की किन विधियों के द्वारा संपादित होता है। तो 3 विधियां होती हैं हमारी, परिचालन, नेक्स्ट है संवहन और तीसरी विधि हमारी आती है विकिरण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरातलीय सतह से ऊष्मा ऊर्जा के विकिरण की प्रक्रिया को धरातलीय विकिरण या फिर पार्थिव विकिरण कहा जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन है कि धरातलीय सतह से ऊष्मा ऊर्जा के विकिरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम पार्थिव विकिरण कहते हैं या फिर इसको धरातलीय विकिरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसी भी वस्तु में पदार्थों के अणु द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण या गमन को क्या कहा जाता है। तो इसको हम कहते हैं परिचालन, कि एक अणु से दूसरे अणु में ऊर्जा का स्थानांतरण होना। तो इसको हम कहते हैं परिचालन, कि 2 वस्तुएं रखी हैं और ये पास पास है तो पहले ये वस्तु गर्म हो गई है और इसके अणु जो है यहाँ पे इस दूसरे में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो वस्तु गर्म होती है उसको परिचालन विधि कहा जाता है। नेक्स्ट है बिना किसी माध्यम के एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको हम विकिरण कहते हैं। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हमारा सूर्य है, सूर्य का प्रकाश सीधा हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है तो कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी सौरिक विकिरण द्वारा प्रसारित ऊर्जा का कितना भाग प्राप्त करती है। तो जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी सौरिक विकिरण का 51% जो पार्ट है वो अपने पास धरातल तक पहुंचता है। इसके अदर जो पार्ट है वो परावर्तन के माध्यम से या किसी भी प्रकार से वायुमंडल में वापस चला जाता है। नेक्स्ट है वायुमंडल सौरिक ऊर्जा का कितना भाग ग्रहण करता है। तो सौरिक ऊर्जा का 14% जो है ये हमारा वायुमंडल ग्रहण करता है, जबकि 34% पृथ्वी से छोड़ी गई विकिरण का प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है वायुमंडल धरातल के तापमान को उच्च बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। वायुमंडल के इस प्रभाव को क्या कहा जाता है। तो ये वायुमंडल के इस प्रभाव को हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थों के द्रव्यमान के संचलन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में ऊर्जा के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको हम संवहन कहते हैं। संवहन विधि के माध्यम से जो है ये प्रक्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट है सागर तल से 20 मीटर की गहराई वाला भाग को क्या कहा जाता है। तो सागर तल से 20 मीटर की गहराई वाले भाग को प्रकाशित मंडल कहा जाता है, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है ये सागरीय भाग में 200 मीटर तक की गहराई तक पहुंच जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हिम सौरिक विकिरण का कितना भाग परावर्तित कर देती है। तो हमारी जो हिम है ये हिम 70 to 90% सौरिक ऊर्जा का जो पार्ट है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, परावर्तित कर देती है। तो ये है हमारी आज की क्लास और ये सूर्य ताप जो है ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो है ये समझ आए होंगे और जो स्टूडेंट नोट्स बना रहा है तो वो ये यहाँ से नोट्स बना सकता है ताकि आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए उनको अटेम्प्ट करते हुए कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।